सबसे बड़ा जो ये इस चुनाव में जो फैक्टर जो काम किया या नहीं किया, वो मुझे लगता है कि जो 400 पार का नारा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो बैकफायर किया है। वो दोनों तरफ से बैकफायर किया है। एक तरफ से इस कारण से भी बैकफायर किया है कि बात कर रहे थे, जो सरकार की कार्यशैली में भी कभी कभी दिख जाता था, कहीं ना कहीं झलक दिखती थी उसकी, हिटलरशाही की या दंभ की झलक दिखती थी, मनमानी की झलक दिखती थी, अपने जो मर्जी के फैसले लेने की और अचानक फैसले लेने की, जो हमने कई बार देखा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली से ये विषय जुड़ गया है, ये उनके स्टाइल से जुड़ गया है। तो अब लगता है कि वो उस एक आत्मविश्वास तो एक अच्छी बात होती है, आत्मविश्वास तो हर किसी में होना चाहिए, लेकिन आत्मविश्वास के अगर एक स्तर से ज़्यादा बढ़ जाता है, वो दंभ के स्तर पर चला जाता है, तो वो दंभ का जो स्तर था वो कहीं ना कहीं दिख रहा था। वो कार्य पार्टी के जो प्रत्याशी थे उन पर भी दिख रहा था। उनको लगता था कि हम तो मोदी के नाम से जीत जाएंगे। लेकिन इस बार जो ये संविधान बदल देंगे वाला जो नैरेटिव जो विपक्ष का था, उसने जो हिंदुओं के अंदर भी अन्य जातियाँ थी उनको जातिगत तरीके से बांट दिया। इस चुनाव में हम जो जनता हैं, हम एज ए जनता की बात कर रहा हूँ, तो हम बटे, ये एक हम हर तरह से बटे, हम यानी हम जाति के रूप से भी बटे और हम धर्म के रूप से भी बटे। मोदी मैजिक की बात होती है, जो लगता था कि मोदी के नाम पर हम जीत जाएंगे, तो इसी कारण से वो मोदी मैजिक जो है वो कम चलता हुआ लगा है। कई तो ये दोहरी तिहरी और 4-5 तरीके से जो ये 400 पार का नारा था, ये हमें लगता है कि ये नुकसान इसका पूरा इसको भाजपा को इसको झेलना पड़ेगा। लेकिन उनको ऐसा लग सकता है, और उनको अभी भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि हमको लगता नहीं है कि विपक्ष अपने आप को ठीक करेगा आपको, लेकिन हमको लगता है कि विपक्ष को ऐसा महसूस हो रहा है अभी भी, उनको ये गलतफहमी कहें या खुशफहमी कहें या जो भी है, वो इनको है कि जितनी हमने उग्रता दिखाई और उसका हमको फल मिला है। ईवीएम पे आज हमने पहली बार, मुझे सुन के बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ कि कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि नहीं ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हो सकती है, अगर ऐसा गड़बड़ी होती तो हरीश रावत जी, कांग्रेस पार्टी की जितनी बड़ी निधि है उतनी बड़ी उनकी कमजोरी भी है। वो जितना बड़ा कद उनका है उतना ही बड़ा उतनी ही बड़ी उनकी हार भी होती है। तो ये उनको पुनर्विचार, कई बार हमने देखा है कि एनडी तिवारी जी हों या हरीश रावत जी हों, उनके रास्ते पर चलते हुए नजर आते हैं, और भी 1-2 भाजपा के नेता भी हैं जो एनडी तिवारी जी के रास्ते पर हमको चलते हुए नजर आते हैं। तो अब ये देखना इसके बाद दिलचस्प होगा कि अजय भट्ट जो यहाँ सर्वाधिक अंतर से जीते हुए हैं नैनीताल लोकसभा से, और वो पिछली बार भी यहाँ केंद्र में मंत्री थे, केंद्रीय राज्य मंत्री थे। तो इस बार अब जो नई कैबिनेट जो मोदी मंत्रिमंडल की बन रही है, उसमें देखना होगा कि उसमें अजय भट्ट जी को हम मंत्री के रूप में देखते हैं, कैबिनेट में देखते हैं मोदी जी की, या अनिल बलूनी को देख। दोस्तों नमस्कार। जो पॉलिटिकल चर्चा का हमने एक कल से शुरुआत की थी, उसमें हम लोगों को अच्छी प्रतिक्रिया आप लोगों की मिली है। तो लोकसभा चुनाव पे हम आपके सामने एक और विश्लेषण प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आएगी। तो सबसे बड़ी बात जो हम ये जो चुनाव हुआ है लोकसभा का चुनाव, इसमें जो परिणाम आए हैं और वो अब करीब करीब साफ हो गए हैं, जिसमें करीब भाजपा को अब क्लियर हो गया है कि 240 सीटें, जो पहले 245 तक भी जारी थी, वो 240 पे आके सिमट गई हैं। इसके अलावा जो कांग्रेस पार्टी है, उसमें सबसे बड़ी कांग्रेस पार्टी अपने इंडिया गठबंधन में उनको सबसे बड़े दल के रूप में उनको 99 सीटें, वो शुरू से 99 पे चल रहे थे, कभी भी 100 के पास में नहीं गए थे, और 99 पे ही वो स्टेबल हो गई। और एनडीए के अगर हम सहयोगी दलों की बात करें तो उसमें सबसे बड़े दल के रूप में टीडीपी आ रही है, तेलुगु देशम पार्टी, जो 16 सीटों के साथ, और उसके बाद दूसरे नंबर पर जनता दल यूनाइटेड, और तीसरे नंबर पर 7 सीटों के साथ में शिवसेना ये वाली और जो टूटी हुई, और चौथे नंबर पर जो पार्टी है वो रामविलास पासवान वाली, उनके पुत्र की पार्टी चिराग पासवान की। और दूसरी तरफ हम इंडिया की तरफ को देखें तो वहाँ पे सबसे बड़ा पार्टी, जैसे हमने बताया कि कांग्रेस, और उसके बाद में दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी 37 सीटों पे चुनाव जीती है, तृणमूल कांग्रेस 29 सीटों पे, और इसके बाद डीएमके है 22 सीटों पे, शिवसेना उद्धव ग्रुप की 9 पे, एनसीपी शरद पवार जी की वो 8 सीटों पे, और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन दल जो लालू प्रसाद की पार्टी है, वो वाली पार्टी जो है वो केवल इस बार उसने सबसे बहुत बुरा प्रदर्शन उन्होंने अपनी अपेक्षा के अनुरूप नहीं कर पाए हैं, वो केवल 4 सीटों पे इस तरह से। और ये जोड़ जो बनता है वो कहीं उसको अभी क्लियर ठीक ठाक करके संख्या कभी ऊपर नीचे आ रही है, 290 के आसपास, 291-92 के आसपास एनडीए में, और 230-32 के आसपास में इंडिया गठबंधन में।
तो यहाँ हम ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो स्थितियाँ हुई ये किस किस कारण से हुई और ये कैसे हुई। और हमको ये लगता है कि सबसे बड़ा जो ये इस चुनाव में जो फैक्टर जो काम किया या नहीं किया, वो मुझे लगता है कि जो 400 पार का नारा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो बैकफायर किया है। वो दोनों तरफ से बैकफायर किया है। एक तरफ से इस कारण से भी बैकफायर किया है कि उसके बाद जो भाजपा के या एनडीए के समर्थित मतदाता थे, उनको लगा कि हम तो 400 पार जीत ही रहे हैं, तो इसलिए हमको वोट नहीं भी देने जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। इसलिए इसका जो प्रभाव था वो कहते हैं कि मतदान का प्रतिशत घटने के रूप में भी वो प्रभाव उसका देखने को मिला है। और दूसरा इसका प्रभाव ये भी रहा कि जो खासकर कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी इसको जनता को समझाने में सफल रहे और पूरा इंडिया गठबंधन इस बात को समझाने में सफल रहा कि ये इनको तो 272 ही चाहिए, लेकिन ये 400 क्यों मांग रहे हैं। इसलिए मांग रहे हैं कि ये संविधान को बदल देंगे बाद में। तो ये वाला जो नैरेटिव था ये वो समझाने में सफल रहे और इस वजह से संविधान बदलने के साथ में जातिगत जनगणना और फिर आरक्षण और ये सब कुछ मुद्दे भी, तो इनको जोड़ करके एक बड़ा जो वर्ग था भाजपा का वो टूटा है। इसलिए अधिकांश सीटों पर हम देख रहे हैं कि जो भाजपा के प्रत्याशी जो पिछले चुनाव में 2019 में जीते थे, उससे उनका जो मत उनको जो मिलने का अंतर था या उनकी जीत का अंतर था वो घटा है। तो ये एक कारण दोनों तरफ से रहा है 400 पार वाला। इसमें एक ये भी कारण था कि इसमें एक जो सत्तारूढ़ दल था उसका एक आत्मविश्वास, तो एक अच्छी बात होती है, आत्मविश्वास तो हर किसी में होना चाहिए, लेकिन आत्मविश्वास के अगर एक स्तर से ज़्यादा बढ़ जाता है, वो दंभ के स्तर पर चला जाता है, तो वो दंभ का जो स्तर था वो कहीं ना कहीं दिख रहा था। वो कार्य पार्टी के जो प्रत्याशी थे उन पर भी दिख रहा था। उनको लगता था कि हम तो मोदी के नाम से जीत जाएंगे। ये भी था एक जो मोदी जी पर निर्भरता थी, उस वजह वो भी एक वजह थी। तो और वो दंभ में आत्मविश्वास उनका वहाँ चला गया था। जो पार्टी कार्यकर्ता हैं भाजपा के और उनके समर्थक दलों के, उनके अंदर भी वो दंभ दिखाई के स्तर पर चला गया था कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो हमें ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो आत्मविश्वास के बाद अति आत्मविश्वास और वो दंभ के स्तर पर चला जाना, वो भी इस चुनाव का एक नुकसान है। उसके साथ में जो भाजपा की कोशिश जो या पिछले बारों में जो होती थी, वो उसने पोलराइजेशन अगर हुआ था तो वो हिंदू वर्सेज हुआ था, हिंदू और अन्य संप्रदायों में। लेकिन इस बार जो ये संविधान बदल देंगे वाला जो नैरेटिव जो विपक्ष का था, उसने जो हिंदुओं के अंदर भी अन्य जातियां थी उनको जातिगत तरीके से बांट दिया। इसलिए ये इस तरह का प्रभाव हुआ और उसमें लगा कि जैसे अयोध्या से ये संदेश आया है कि तो वो जो धार्मिक रूप से एकजुटता वाला जो चीज़ थी वो नहीं हुआ। तो एक बात तो हम जो पिछले कल ही भी हम अपने इसमें विश्लेषण में कह चुके थे कि ये इस चुनाव में हम जो जनता हैं, हम एज ए जनता की बात कर रहा हूँ, तो हम बटे, ये एक हम हर तरह से बटे, हम यानी हम जाति के रूप से भी बटे और हम धर्म के रूप से भी बटे। तो ये बटना जो है वो एक निगेटिव मैसेज इस चुनाव का एक गया है। तो ये एक विशेष जो चीज़ हमें देखते हैं कि इसमें एक और इसी को अगर हम आगे बढ़ के एक चीज़ देखें तो एक मोदी मैजिक की बात होती है। जो लगता था कि मोदी के नाम पर हम जीत जाएंगे, तो इसी कारण से वो मोदी मैजिक जो है वो कम चलता हुआ लगा है। कई खासकर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहाँ मोदी मैजिक का लग रहा है कि प्रभाव कम हुआ है। बाकी राज्यों में भी कम हुआ है, भले ही कई राज्यों में जैसे 5-7 राज्यों में भाजपा ने क्लीन स्वीप किया है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो और गुजरात हो और छत्तीसगढ़ हो, और बाकी जैसे दिल्ली में भी, इसके अलावा झारखंड में भी अच्छा प्रदर्शन किया है, बिहार में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में पहली बार भाजपा अपना आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में भी सीटें लेके आई है, केरला में भी सीटें लेके आई है। और जो 4 राज्यों में जो चुनाव हुए थे उन 4 में से उसने 3 राज्यों में उसकी अपनी सरकार, 2 राज्यों में उनकी अपनी सरकार बन रही है और 2 में उनके समर्थक दलों की सरकार बन रही है, यानी चारों राज्य भाजपा के पास ही आ रहे हैं। तो ये पॉजिटिव होने के बाद भी चूंकि एक नारा 400 का रख दिया था, तो उसका भी उनको मनोवैज्ञानिक दबाव इसी कारण से झेलना पड़ रहा है। तो ये दोहरी तिहरी और 4-5 तरीके से जो ये 400 पार का नारा था, ये हमें लगता है कि ये नुकसान इसका
पूरा इसको भाजपा को इसको झेलना पड़ेगा। और ये जो दबाव है ना, जो ये शुरुआत में अगर आपके ऊपर दबाव बन जाता है, आपकी मनस्थिति अगर इस तरह की बन जाती है, आप दबाव में काम कर रहे हैं या जिस तरह की मनोवृत्ति भी, अगर आप कहीं जा रहे हैं, आप अच्छे मन से जा रहे हैं, अच्छा खुश होकर जा रहे हैं, तो वहाँ से परिणाम भी अच्छे आते हैं। अगर आप बुरे तरह से जा रहे हैं तो बुरे तरह से परिणाम आते हैं। लेकिन ये इस तरह का ये शुरुआत में एक जो निगेटिविटी की तरह से यहाँ से शुरुआत हुई है। हालांकि हमने देखा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बोले हैं तो उन्होंने इसको बिल्कुल अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया है। उन्होंने इस तरह से ही इसको लिया है कि हम सन 62 के बाद से, और 62 वर्ष ही शायद हो गए, तो तब से हम पहली बार कोई सरकार तीसरी बार आई है। यानी हम नरेंद्र मोदी को देखते हैं कि आधा गिलास खाली और आधा भरा है, तो वो आधा भरा हुआ मानते हैं उसको, आधा खाली नहीं मानते हैं। जबकि ये एक पॉजिटिविटी हमको दिख रही है कि जैसे हमको एक लग रहा है कि कैसे सरकार चलेगी। ये पहली बार नरेंद्र मोदी जो है वो एक गठबंधन तो पिछले बार से भी कर रहे थे, लेकिन गठबंधन उनका जो अपना है वो थोड़ा कमज़ोर हुआ है। जो दलों की उसके अंदर में जो अंदर अपने एनडीए के अंदर जो एक तरह का दबाव होगा वो अधिक होगा, और वो दबाव इस बार विपक्ष की ओर से भी अधिक होगा, क्योंकि विपक्ष की संख्या भी बढ़ गई है। पिछले 2 चुनावों के बाद पहली बार ये हम देखेंगे कि यहाँ पर विपक्ष का नेता भी होगा। अभी तक विपक्ष के नेता औपचारिक रूप से वो स्तर कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी पूरी नहीं कर पा रही थी। दूसरा, इस चुनाव से ये भी है कि विपक्ष का जिस तरह का रुख हमेशा से रहा है, काफ़ी उग्र तरीके से रहा है, तो और काफ़ी मुखर विरोध, हर बात पर विरोध, मतलब जहाँ विरोध नहीं भी करना चाहिए वहाँ भी विरोध। कई बार हमको यहाँ मीडिया में होने के नाते हमको लगता था कि ये एक समालोचक वाला विरोध नहीं करते हैं या आलोचक वाला विरोध करते हैं, और प्रखर आलोचक का विरोध करते हैं, और ये शायद इनको नुकसान करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं हुआ है। तो यानी उनको उग्र होकर के और ऐसा विरोध, तीव्र विरोध करके उसको उनका फ़ायदा उनको मिला है, ऐसा उनको लग सकता है। हालांकि कारण बहुत सारे हैं जो चुनाव के जिस तरह के परिणाम आए हैं, वो राजनीतिक और डेमोग्राफिक और बहुत तरह के कारण होते हैं, लेकिन उनको ऐसा लग सकता है अगर और उनको अभी भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि हमको लगता नहीं है कि विपक्ष अपने आप को ठीक करेगा। सत्तारूढ़ दल के बारे में, खासकर नरेंद्र मोदी, उनके और लोगों के बारे में तो हम नहीं कह सकते, लेकिन नरेंद्र मोदी के बारे में हम कह सकते हैं कि वो हर परिस्थिति के हिसाब से अपनी विचारधारा को, अपने कार्यशैली को, अपने कार्यप्रणाली को बदलते हैं। तो वो शायद बदल दें कि जिस तरह की उनकी कार्यशैली है, शायद वो उस अपने कार्य को उस तरह से ही करते रहें, मुखरता के साथ जैसे कर रहे थे वैसे ही करें, और अपनी कार्यप्रणाली को इन दबावों के बीच से भी अपने को करने के लिए तैयार कर लें अपने आप को। लेकिन हमको लगता है कि विपक्ष को ऐसा महसूस हो रहा है अभी भी, उनको ये गलतफहमी कहें या खुशफहमी कहें या जो भी है, वो इनको है कि जितनी हमने उग्रता दिखाई और उसका हमको फल मिला है, हम ज़्यादा सीटें जीते हैं। तो अभी हम ये देखेंगे कि जब उनकी शक्ति भी बढ़ गई है तो वो विपक्ष में रहते हुए भी वो ज़्यादा उग्रता दिखा सकते हैं, और इसका प्रभाव जो सरकार के चलने में, सरकार के संचालन में, सरकार की कार्यशैली में, सरकार किस तरह से अपना जो बड़े फैसले लेने हैं, या जिस तरह का मोदी कह रहे थे कल, तो वो लेने में वो कितना उनको संकट उनका पैदा कर सकते हैं, ये एक देखने की बात होगी। और इसके बीच से नरेंद्र मोदी कैसे निकल के इससे कैसे उभरते हैं, और कैसे उनकी जो उनको ये देखना होगा, हमको मतलब पूरे देश को ये देखना होगा, देखने को मिलेगा आगे कि इन परिस्थितियों में वो कैसे किस तरह से कार्य कर पाते हैं। और ये भी उम्मीद करनी होगी कि जो ये मैं जो बात कर रहा था आत्मविश्वास और दंभ की, ऐसा जो एक आरोप लगते थे सरकार के ऊपर, हिटलरशाही के आरोप लग रहे हैं, तो पूरी प्रक्रिया पर विपक्ष जिस तरह से निर्वाचन आयोग पे, ईवीएम पे, आज हमने पहली बार, मुझे सुन के बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ कि कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि नहीं ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हो सकती है, अगर ऐसा गड़बड़ी होती तो यूपी में इस तरह के चुनाव परिणाम नहीं आते। हालांकि उन्होंने अपने राज्य का, मध्य प्रदेश का जिक्र नहीं किया, जहां वो 30 के 30 सीटें हार चुके हैं, पूरी की पूरी सीटें हार चुके हैं, अगर 30 हैं, मैं अगर गलत नहीं कह रहा तो। एक उनकी छिंदवाड़ा की सीट जो थी वो कमलनाथ की पिछली बार से आई थी, वो सीट भी इस बार वो हार गए हैं। तो यहाँ उन्होंने सुखद है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि वहाँ मध्य प्रदेश में जो ईवीएम थी वो हैक कर ली गई हैं, वहाँ सारी की सारी, हो सकता है उनकी कमलनाथ के साथ में एक आपस में भी उनका रहता है, तो हो सकता है यहाँ भी वो मैसेज कुछ दे रहे हों कि इसलिए शायद उन्होंने ऐसा कहा हो। और उन्होंने यूपी का संदर्भ लेके उन्होंने कह दिया है कि अब ये ईवीएम में कोई गड़बड़ी की संभावना नहीं है। तो दूसरा जो हम ये दंभ की बात कर रहे थे, जो सरकार की कार्यशैली में भी कभी कभी दिख जाता था, कहीं ना कहीं झलक दिखती थी उसकी, हिटलरशाही की या दंभ की झलक दिखती थी, मनमानी की झलक दिखती थी, अपने जो
मर्जी के फैसले लेने की और अचानक फैसले लेने की जो हमने कई बार देखा है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली से ये विषय जुड़ गया है, ये उनके स्टाइल से जुड़ गया है। तो अब लगता है कि वो उस उन्मुक्तता से, उस स्वच्छंदता से, उस आराम से, अब बिना किसी प्रतिरोध के वो शायद कार्य करना उनके लिए थोड़ा सा कठिन होगा, विपक्ष भी मजबूत हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें भी हमको लगते हैं। लौटते हैं थोड़ा उत्तराखंड की ओर को और बाकी विषयों पे। यहाँ पर हम देखते हैं कि 5 के 5 सीटें भाजपा ने यहाँ पर जीत ली हैं और सत्तारूढ़ दल को यहाँ अच्छी सफलता मिली है और ये तीसरी बार, लगातार तीसरी बार क्लीन स्वीप का हैट्रिक भाजपा ने यहाँ पर बनाई है। तो इससे ये विपक्ष पिछले 2 बार से विधानसभा में भी हारा है, तो इससे कांग्रेस यहाँ कैसे अपने आप को आगे लेके आएगी, ये उनके लिए कठिन परीक्षा की बात होगी। इस चुनाव में कई मुख्यमंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी, खासकर हरिद्वार की सीट पे, वहाँ पे सीधे हरीश रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके पुत्र चुनाव लड़ रहे थे। और इसके अलावा दूसरे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत वहाँ पर भाजपा के प्रत्याशी थे, उनकी प्रतिष्ठा सीधे दांव पर लगी थी 2 मुख्यमंत्रियों की। और तीसरे मुख्यमंत्री वहाँ पर जो पिछले प्रत्याशी थे निशंक जी, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, जो केंद्र में मंत्री भी रहे, उनको हटाया गया। तो उनकी प्रतिष्ठा भी जुड़ी हुई थी, क्योंकि वो भी एक तरह से केंद्र से हटाए जाने के बाद, मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद एक तरह से राजनीतिक वनवास झेल रहे हैं। तो उनके लिए भी ये प्रतिष्ठा का प्रश्न था और देखने वाली बात भी थी कि वो किस तरह से कार्य करते हैं, अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए कार्य करते हैं या नहीं करते हैं, या क्या करते हैं। पहले भी उन पर इस तरह के आरोप लगते रहे, लेकिन अब साफ हो गया है कि परिणाम अच्छे तो फिर वो सारी चीज़ें छुप जाती हैं। अब ऐसा ये नहीं है, लेकिन हरीश रावत जी के संदर्भ से, अगर उनके लिए प्रोस्पेक्टिव से, उनके कोण से अगर हम इसको बात करें, तो उनके लिए काफ़ी निराशाजनक है। वो स्वयं रिकॉर्ड बनाते हुए पिछले विधानसभा में पहले 2-2 सीटों से चुनाव हारे, ऐसा बुरा रिकॉर्ड कहीं नहीं था। पिछली बार वो सर्वाधिक वोटों से लोकसभा का चुनाव नैनीताल से हारे और अब अपने पुत्र को भी वो चुनाव नहीं जिता पाए हैं। तो ये उनके लिए बहुत निराशाजनक है। और मैं बहुत पहले से इस बात को कहता रहा हूँ कि हरीश रावत जी कांग्रेस पार्टी की जितनी बड़ी निधि है, उतनी बड़ी उनकी कमजोरी भी है। वो जितना बड़ा कद उनका है, उतना ही बड़ा उतनी ही बड़ी उनकी हार भी होती है। तो ये उनको पुनर्विचार, कई बार हमने देखा है कि एन डी तिवारी जी हों या हरीश रावत जी हैं, उनके रास्ते पर चलते हुए नजर आते हैं। और भी 1-2 भाजपा के नेता भी हैं जो एन डी तिवारी जी के रास्ते पर हमको चलते हुए नजर आते हैं। तो ये आखिरी चुनाव करके कम से कम 5 चुनाव लड़ लेते हैं और हारते हुए भी ये हम लड़ते रहे भूला हम लड़ते रोलो वाला हमारा एक पहाड़ में ये भी रहता है। तो वो इस उसमें भी वो फिर और आगे हमको लड़ते हुए, हमको फिर अगले 2-4 चुनाव और हमको लड़ते हुए चुनाव वो दिखाई दें, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। तो ये एक प्रोस्पेक्टिव है। दूसरा, हमने देखा है कि अल्मोड़ा सीट पे लगातार तीसरी बार अजय टम्टा ने हैट्रिक बनाई है, वो भी एक अच्छा चुनाव रहा है। नैनीताल सीट पे अजय भट्ट जो हैं वो भाजपा के, वो उन्होंने रिकॉर्ड वोटों से पिछली बार भी जीते थे और इस बार भी उत्तराखंड में सर्वाधिक वोटों से जीते हैं। ये एक यहाँ का प्रोस्पेक्टिव है। हमने ये भी देखा कि यहाँ जो कालाढूंगी विधानसभा से पिछला चुनाव प्रकाश जोशी जो कांग्रेस प्रत्याशी थे, वो वहाँ से कांग्रेस यहाँ से जीते थे। इस बार उनका जो हार का अंतर है, जो 2017 में वो चुनाव जो हारे थे बंशीधर भगत जी से, कालाढूंगी का चुनाव, उससे 2 गुने से भी अधिक अंतर से वो इस बार कालाढूंगी विधानसभा में ही चुनाव हारे हैं। तो उनको सोचना पड़ेगा कि अपना घर उनको मजबूत करना है, तब जाके वो चुनाव लड़ें। केवल किसी एक बड़े नेता का, जैसा उन पर आरोप लगते हैं कि वो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी के करीबी हैं और उस नाते ही वो चुनाव ले भी आए, टिकट भी लेके आए। तो ऐसे करके आप राजनीति नहीं कर सकते हैं, केवल पार्ट टाइम करके आप नहीं कर सकते हैं। अपना घर मजबूत किए बिना आप इतना बड़ा चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। आपको पहले से अपना घर भी मजबूत रखना चाहिए था। 2 गुने से ज़्यादा वोटों से हारना आपको साफ साफ दिखाई देता है और बाकी जगह भी आप इतना ज़्यादा बड़ा अंतर आपका हर चरण की मतगणना में था। मुझे नहीं लगता कि कुछ हल्द्वानी के कुछ या कुछ 1-2 जसपुर के और किच्छा के कुछ सीटें होंगी या जहाँ वहाँ की ईवीएम होंगी, वहाँ पर आप शायद किसी चरण में आगे रहे होंगे। बाकी जितना हमारी जानकारी में आया है, वहाँ आप हर चरण में आप पीछे रहे हैं। तो ये एक आपको सोचना पड़ेगा फिर से। और हम टिहरी का हम देखते हैं, टिहरी में चाहे रानी कमलेंद्रवती शाह हो उनका एक, और या शाह परिवार वहाँ का जो राज्य परिवार है, उनका एक बड़ा गौरवशाली अतीत रहा है और वो हमेशा से निर्दलीय भी चुनाव लड़ करके
राज परिवार के लोग जीते हैं, और वहाँ पे राजा को, जो हमारे यहाँ एक भगवान की तरह इसकी मान्यता है, और बोलेंदा बद्री वहाँ कहा जाता है, बोलते हुए बद्री विशाल उनको राजा को कहा जाता है। तो वो अभी हम उससे आगे, उससे बाहर नहीं निकले हैं। लोगों की मान्यता है, उसमें हम कुछ अगर राज परिवार अगर आपके राज्य के लिए अगर ठीक कार्य कर रहा है तो ये एक अच्छा भी, इसको कोई विश्लेषण हम उस तरह से नहीं कर सकते कि ये ठीक है या गलत है, क्या है। सबसे मजबूत जो एक इसमें जो सर्वाधिक चर्चा जो देश में हो रही थी, उस सीट की बात भी हम जरूर यहाँ पर करना चाहेंगे। गढ़वाल की सीट, अनिल बलूनी भाजपा के प्रत्याशी थे, और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष यहाँ से गणेश गोदियाल जो थे वो कांग्रेस के प्रत्याशी थे। इस पर बड़ी पूरे देश में चर्चा हो रही थी, और मुझे लगता है कि ये सर्वाधिक सबसे कम अंतर से, या शायद ये जीती हुई कम उस लिहाज से 1-1.5 लाख के जीते हैं, लेकिन तो वो ये थोड़ी सी शुरू से बनी हुई थी कि ये थोड़ा हर जगह हम चरण में देख रहे थे कि पीछे थी। तो अब ये देखना इसके बाद दिलचस्प होगा कि अजय भट्ट जो यहाँ सर्वाधिक अंतर से जीते हुए हैं नैनीताल लोकसभा से, और वो पिछली बार भी यहाँ केंद्र में मंत्री थे, केंद्रीय राज्य मंत्री थे। तो इस बार अब जो नई कैबिनेट जो मोदी मंत्रिमंडल की बन रही है, उसमें देखना होगा कि उसमें अजय भट्ट जी को हम मंत्री के रूप में देखते हैं, कैबिनेट में देखते हैं मोदी जी की, या अनिल बलूनी को देखते हैं, जैसा कि प्रचारित किया जा रहा था। वहाँ 1-2 नेता कह के भी गए कि आप यहाँ से केवल सांसद को नहीं चुन रहे हैं, इस तरह का इशारा करके गए हैं। तो देखने की बात होगी कि हमारे उत्तराखंड से कौन प्रतिनिधित्व जो है मोदी कैबिनेट में करेगा। तो इसी बात के साथ में हम अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देते हैं। आपको हमारी प्रस्तुति हम उम्मीद करते हैं कि ये अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और हमारे जो बेल आइकन है उसको भी दबाना न भूलें, और ताकि आपको हमारी जो अगली वीडियो हैं वो समय से प्राप्त हो सके। और बताएं हमें कि हम किस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं और आपको हमारी ये प्रस्तुतियाँ कैसी लग रही हैं। धन्यवाद, नमस्कार।